Hello learners, welcome once again back to NT UGC Net Paper to Education. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 का बी पॉइंट दैट इज हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका डी पॉइंट। देखो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया है इन द प्रीवियस वीडियो मैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंक बिटवीन देम और डिटर्मिनेंट्स जो कि एजुकेशन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन जो कि है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो उसमें 7 स्टेप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो वो 7 स्टेप्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं, क्या कहना चाहते हैं वो समझने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 110% फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप पिछले साल के कोई भी पेपर निकाल के देख लो, यू विल कम टू नो कि इसमें से क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको सिंक्रोनाइज करना होता है कि एक के बाद दूसरा कौन सा ऑप्शन आता है, तीसरा कौन सा आता है। प्रोसेस में ये स्टेजेस है, तो स्टेजेस का मतलब ही ये है कि पहले कौन सा आपको ऑप्शन लेना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, वैसे करके टोटल 7 है। ठीक है, तो ही आपकी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये 7 स्टेजेस हम डिटेल में देखते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन। देखो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई होप इट इज विजिबल। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 स्टेजेस। ये 7 स्टेजेस आपको याद कर लेने हैं या अपने नोट में लिख लेने हैं। सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ध्यानपूर्वक हमें ये समझना है कि अभी एजुकेशन सिनेरियो किस तरीके का है, सिचुएशन कैसी है। तो वो हम देखते हैं। लेट्स जस्ट स्टडी। नंबर 1, analysis of existing situation. It refers to analyzing the existing situation of a nation, whether in political or economic context. The ability to carry out the policy making at the national level is a difficult task. देखो हमें सिर्फ स्टेट लेवल या एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट करनी है, पूरे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट चाहिए। तो एक तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के साथ हमें ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। तो अभी का सिनेरियो कैसा है, अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या लैकुना एरियाज है, क्या हमें चीज़ें ध्यान में आ रही है और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट वो है। सेकेंड स्टेज है हमारा जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। देखो कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करने से पहले क्या करते हो, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करने से पहले ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है, सूटेबल कौन सा रहेगा, वो सब आप देखते हो। तो जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन यानी कि इट हैपन्स when either there is a dire यानी urgent need of formulating a completely new policy or to restructure the existing one because of the problem faced in its planning। क्या यहाँ पे क्लियरली देखो बोला गया है कि पॉलिसी ऑप्शन को जनरेट करना है। सेकेंड हमारी चीज़ वो हो जाती है पॉलिसी बनाने से पहले। क्यों? तो जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन में ये देखना है कि अर्जेंट नीड है, कोई हमें एजुकेशन सेटअप में चेंज लाना है। कैसे अर्जेंट नीड? या तो कम्प्लीटली नई पॉलिसी आप बनाओ या तो फिर पुरानी वाली जो है उसमें थोड़ा चेंजेस करो, रीस्ट्रक्चर करो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस हुई है उसके प्लानिंग में। तो यानी कि दो हमारे पास ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं कि या तो पूरी नई पॉलिसी लाओ या तो फिर पुरानी में थोड़े चेंजेस करो। तो अब ये जो चेंजेस करने हैं या फिर नई लानी है तो उसके लिए हमें ऑप्शंस चाहिए। तो ऑप्शंस कैसे लाओगे? तो भाई 4 उसके वेज है। देखते हैं। सबसे पहला तो है, देखो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शंस कैन बी ग्रुप एज। नंबर 1 सिस्टमेटिक मोड। बहुत ध्यान देना है इसमें। सिस्टमेटिक मोड यानी कि इस तरीके से हमें एक ऑप्शन बनाना है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई 3 ऑपरेशंस। एक तो डेटा आप लाओ, जनरेशन ऑफ डेटा, फिर फॉर्मुलेट करो कैसे डेटा है, किस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है हो सकते हैं, प्रायोरिटाइज करो कौन सा अवेलेबल ऑप्शन है, रिफाइनिंग द अवेलेबल ऑप्शन, और फिर उसमें आप थोड़े चेंजेस करने हो तो करो। A large number of options can be created in order to fit the different givens of the sector and its context as is based on data alone। एक आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज
हमें चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं कि कौन से सेक्टर में या पर्टिकुलर डिवीजन में चेंज लाने हैं। जैसे कि केजी लेवल के बच्चों के लिए हमें चेंज लाने हैं, कोई एक्टिविटी प्लान आउट करनी है, क्योंकि अभी देखो एनईपी 2020 के हिसाब से स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होना चाहिए। तो केजी के बच्चों के लिए एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए कैसी होगी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्लासरूम में कैसा होगा, सेकेंडरी बच्चों के लिए किस तरीके से करवा सकते हैं, हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए कैसा होगा। तो ये कहते हैं सिस्टमैटिक मोड, यानी जनरेशन ऑफ डेटा, फॉर्मुलेटिंग द ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गए, प्रायोरिटाइजिंग द अवेलेबल ऑप्शन, कौन से के लिए आपको करना है पॉलिसी चेंज, एंड रिफाइन करो अवेलेबल ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये एक अपना ऑप्शन बनाने का वे हम सीख रहे हैं, तो सिस्टमैटिक मोड। फिर दूसरा हो जाता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंट यानी कि बहुत ही अच्छा वर्ड है इंक्रीमेंट, यानी प्रेजेंस डिफिकल्टी को आप भाई ध्यान दो, फ्यूचर में क्या डिफ़िकल्टी आएगी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसके ऊपर ध्यान दे के हमें चेंजेस लाने हैं। देखो, टू एडजस्ट प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज रादर देन टू एंटिसिपेट फ्यूचर डिफ़िकल्टीज, और पॉलिसी मेकर इसी के हिसाब से ऑप्शन बनाएगा। चैलेंजिंग टास्क हो सकता है और होगा भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सिस्टम के लिए जो हम बना रहे हैं वो, पर ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो सिस्टम से लेके हैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही है। या चैलेंजिंग टास्क वो हो जाएगा कि आप कैसे किस तरीके से वो फॉर्मुलेट करोगे पूरे की पूरी पॉलिसी को। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो आप पॉइंट देख रहे हो इंक्रीमेंटल मोड, उसे हम नाम दे सकते हैं एक्टिंग आउट अप्रोच। तो इसका दूसरा नाम एग्जाम में पूछे तो बोलना है एक्टिंग आउट अप्रोच। आज के ज़माने के हिसाब से हमें डिफ़िकल्टी को देख के वो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, ना कि फ्यूचर को देख के। तो एक्टिंग आउट यानी प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पर्टिकुलर मोड, कि जैसे कि हम अच्छे से चेंज कर पाए, अपने पॉलिसीज़ को बना पाए। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा मोड है एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। यस, तो टेम्पररी को आप देखो क्या लिखा है, एक एग्जांपल देती हूँ फिर समझते हैं। कोविड सिनेरियो आपको याद है, बस अब पढ़ो। Sometimes a policy related problem might have arisen outside the system and not within the sector or system. आपको कोई चेंज लाना है एजुकेशन सिस्टम में, तो ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, पर सिनारियो ऐसा एजुकेशन सिस्टम के बाहर का, सोसाइटी का, लोगों का हो गया है कि अभी एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने ही पड़ेंगे। मैंने एग्जांपल दिया कोविड का। मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स वर टेकन ऑनलाइन, वेदर इट इज़ फॉर किंडरगार्टन स्टूडेंट और द प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, एडहॉक हो गया, टेम्पररी हम चेंज ले आए। इट मे नॉट बी अ प्रॉब्लम बट इंस्टेड द इमरजेंस ऑफ न्यू इवेंट, कोई नई इवेंट हो गई और उसका इमरजेंस हो गया है, इमरजेंस यानी एग्जिस्टेंस आ गया है कि जिसने रिक्वायर की है या फिर नीड आ गई है कि टू हैव चेंज इन पर्टिकुलर और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, तो वो हम एडहॉक टेम्पररी बेसिस पे हम थोड़े चेंजेस ला सकते हैं या लाए हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो वो थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ है इम्पोर्टेशन। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से इम्पोर्ट करना। तो किन से भाई इम्पोर्ट करोगे, ये थोड़ी ना चीज़ है, तो इसके वेरिएशंस है। या तो कोई कंसल्टेंट या नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपर्ट है, उसके पास से आप नॉलेज ले रहे हो पॉलिसी बनाने के लिए। कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई और अथॉरिटी है अपने खुद के कंट्री में या बाहर की कंट्री में जिसकी हेल्प आप ले सकते हो एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने के लिए। या तो किसी और कंट्री या और नेशन ने ऑलरेडी डेवलप की हुई है, उसको सक्सेस मिला है और वो अगर हमारे यहाँ इम्प्लाई कर सकते हैं तो हमें भी सक्सेस मिल सकता है। उस तरीके से हम इम्प्लाई करते हैं और ऑप्शन बनाते हैं। तो इम्पोर्टेशन मोड उसे कहते हैं। There are many innovations and styles in different systems around the world, which can be the source of policy options considered. Expert specialists working as consultant for global agency can lend their help. Certain policy adopted elsewhere can be imported successfully only if it meets the needs of the particular group of people in the society. ठीक है, फिर देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। पॉलिसी ऑप्शन आप जो बनाए हो चार पॉलिसी नहीं, लेकिन कहने का मतलब है जो ऑप्शंस आपने बनाए हैं, अब
उसको इवेल्युएट करना है। तो किस तरीके से इवेल्युएट करोगे, तो एक इमेजिनरी सिनारियो बनाना है। रियल तो है ही हमारे पास सिचुएशन, अब इमेजिन करो कि हमें कैसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है और उसे कैसा डेवलपमेंट चाहिए नेशन में। तो उसको 3 चीज़ से ध्यान देना है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फिजिबिलिटी। डिज़ायर में भी 3 ऑप्शन है, अफोर्डेबिलिटी में भी 3 ऑप्शन है, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। तो ये हम 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। डिज़ायरेबिलिटी पॉलिसी ऑप्शन की कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर डिज़ायर हमें देखना है कि डिज़ायर है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स की डिज़ायरेबिलिटी, किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा, किसको थ्रेटन होगा, कौन कॉम्पेंसेट करेगा, इस तरीके से। स्टेक होल्डर्स क्या है भाई, अभी ही 2-5 मिनट में आई लेट यू नो। फिर डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, एग्जिस्टिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसके ऊपर हमें फोकस करके एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी है, या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नेशन का हो उस हिसाब से हमें डिजायरेबल हो तो हम चेंज ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तीसरा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हम चेंज ला रहे हैं, या फिर ऑलरेडी हम जो एग्जिस्टेंस में है एजुकेशन पॉलिसी उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसका मेंटेन करने के लिए बैलेंस हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने हैं। तो वो डिज़ायरेबिलिटी देखनी है। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी देखनी है। कैसे, तो प्राइवेट कॉस्ट मतलब कंज्यूमर यानी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी पॉसिबल है उनको खर्चा कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन को ग्रैब करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो अभी करंट एजुकेशन सेटअप है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट अगर हम नए तरीके से करेंगे तो क्या नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ है वैसी। पॉलिटिकल कॉस्ट यानी कि गवर्नमेंट विलिंग होगी पे करने के लिए, कोई चेंजेस लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द यू कैन से अफोर्डेबिलिटी। फिर तीसरा ऑप्शन है फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल है। तो फिजिकल रिसोर्स, बजट रिसोर्सेज है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ पैसे नहीं देखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस है। क्या होता है पता है, फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, इतने कंप्यूटर, इतना फर्नीचर, इतना क्लासरूम, इतना एग्रीकल्चर लैंड, वो सब हो जाएगा आपके पास। लेकिन क्या सच में ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे चाहिए वैसे अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ट्रेन पर्सन, क्या उतने ट्रेन पर्सन है, और नहीं है तो आप कैसे ट्रेन करोगे, किस तरीके से उनको पढ़ाओगे, कैसी ट्रेनिंग आप दोगे कि वो आगे जाके बच्चों को पढ़ा पाए। तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है मोर नीड ऑफ हाईली ट्रेन पीपल तो हो जाता है, लेकिन मैनी अ टाइम्स इट इज़ सीन दैट हाईली ट्रेन पीपल आर इन ह्यूज शॉर्टेज। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमें समझनी रहती है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप है मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। ये सारे पॉलिसी ऑप्शंस हमने देख लिए कैसे बनाने हैं, किस तरीके से हमें उसको देखना है। पर अब ये है कि इसको बनाने के टाइम पॉलिसी डिसीजंस क्या इफ़ेक्ट करते हैं। तो कोई हेफाजत या ऐसा तैसा डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से तो नहीं लिया ना, मिस्टेक तो नहीं हो गई ना। तो वो सब हमें देखना रहता है, पॉलिसी मेकर इंश्योर देखेगा। फिर फिफ्थ है पॉलिसी डिसीजन ले लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई। तो इम्प्लीमेंट क्या करोगे, प्रिपेयरिंग द स्केड्यूल फॉर मूविंग पीपल, यानी कि ट्रेन पीपल अगर है तो अनट्रेन के पास भेजोगे, ट्रेन टीचर्स है तो अनट्रेन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भेजोगे। मोबिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, 20 कंप्यूटर यहाँ से वहाँ भिजवाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई और जगह पे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या भिजवा सकते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे आपको अरेंज करवाने हैं सेंट्रल अथॉरिटी से रीजनल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे पॉसिबल है। नॉलेजेबल पीपल पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आप डेवलप करोगे, अथॉरिटी क्या होगी, ये सब एक टीडियस या डिफिकल्ट टास्क है जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन, जो आप प्लानिंग कर रहे हो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो ये सब भी ध्यान में देने हैं, ठीक है। फिर है सिक्स्थ पॉइंट पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्प्लीमेंट तो किया, चलो अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो असेस करना है। तो क्या होगा पॉइंट्स, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, क्या उसने पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाए हैं या नेगेटिव में जा रहा है। इज इट डिजायरेबल टू हैव चेंजेस दैट वर होप फॉर फ्रॉम सो लॉन्ग, कितनी मेहनत करी है, क्या वो डिजायरेबल है, क्या वो सच में चेंजेस लाए हैं। कॉस्ट जो इनकर हुई है वो सफिशिएंटली प्रॉपरली बाइफर्केट हुई है, कॉस्ट जितनी भी हमने खर्चा किया है गवर्नमेंट ने वो एक्चुअल में पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है।
डिज़ायर रिजल्ट आ रहे हैं, कोई लूप होल तो नहीं रह गया, कोई डिफ़िकल्टी तो फाइंड नहीं हो रही, तो वो सब भी हमें असेसमेंट में देखना है। फिर लास्ट स्टेज आता है फ्रेंड्स सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल, यानी कि लास्ट में हमें एक फॉलो अप लेना है। ये जो सारा हमने स्टेजेस अब तक पढ़ा या किया वो सबका, कि जो डिसाइडेड पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपरली वेल कैरिड आउट डिज़ायरेबल वे में है। पॉलिसी डिज़ाइनिंग प्रोसेस, प्लानिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, रीडिज़ाइन सक्सेसफुल हुई है। सो इन शॉर्ट ये हमें सिखाता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन नेशनल डेवलपमेंट में और इंसान के डेवलपमेंट में किस तरीके का रोल प्ले करती है। वंस अगेन मैं आपको बोल दूं, रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट में। 7 स्टेप्स है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। और 7 स्टेप्स जो है उसमें हमने 1 बाय 1 सारे अंदर डिटेल में पढ़े हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल। देखो, हमने अब तक जो भी पढ़े पॉइंट्स, उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कितने स्टेप्स हैं? तो भाई 7 स्टेप्स है। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कौन सा आता है वो आपको पढ़ने हैं, एग्जाम के लिए मेमोराइज कर देने हैं। टोटल 7 है। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अभी क्या सिनारियो एजुकेशन का चल रहा है वो देखना है। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन में हमने देखा कि पॉलिसी ऑप्शंस जितने रहेंगे उतना हमें एक वाइडर एरिया मिलेगा हमें पॉलिसी एजुकेशन की बनाने के लिए। तो पॉलिसी ऑप्शंस कैसे होंगे? तो 4 चीज़ों पे हम पॉलिसी के ऑप्शंस बना सकते हैं। एक सिस्टमैटिक मोड पे, सिस्टमैटिक का मतलब एक प्रॉपर वे में। सेकंड था हमारा एडहॉक पे। एडहॉक तो पता है ना, टेम्पररी जिसे कहते हैं एडहॉक मोड, कि कोविड का सिनारियो हो गया है तो उस तरीके से हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने हैं। तीसरा हो गया इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब क्यों चेंज लाने हैं? तो प्रेजेंट डिफ़िकल्टी या प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की डिफ़िकल्टी ऐसी है कि हमें चेंज लाने ही पड़ेंगे। तो प्रेजेंट डिफ़िकल्टी को देखना है, फ्यूचर डिफ़िकल्टीज़ को नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से फोर्थ हो गया हमारा इम्पोर्टेशन मोड। अब हम पॉलिसी बनाएंगे एजुकेशन की ये 4 मोड को ध्यान में देके, कि क्यों पॉलिसी कैसी बनाए। तो इम्पोर्ट मतलब कि कोई एक्सपर्ट को इम्पोर्ट कर लिया, उनका नॉलेज को इम्पोर्ट कर लिया, कोई एजेंसी है तो उनकी हेल्प ले ली, कोई अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है हमें, सक्सेसफुल रही तो ये हो गया। फिर इवेल्युएट करना है जो बनाया है ऑप्शंस वो, फिर पॉलिसी डिसाइड करनी है, प्लानिंग करना है इम्प्लीमेंट के लिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, असेसमेंट करना है और फिर फॉलो अप लेना है। सो ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे एजुकेशन जो आप पेपर दे रहे हो उसमें। ठीक है, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ NT UGC-NET पेपर टू एजुकेशन, ताकि आपको टाइम टू टाइम मैं जितने भी लेसन्स लाऊँ वो सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपकी एग्जामिनेशन अच्छे से आप क्रैक कर पाओ। टिल द नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग, कीप अचीविंग, और मुझे सजेशंस भी देना नीचे कमेंट में सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई लेसन्स फॉर यू। ठीक है, टिल द नेक्स्ट टाइम keep learning, keep achieving, and all the best for your examinations preparation.